हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि थॉट चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु एवं अधातुओं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली थी। धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है वो हम सीख रहे थे। तो 3 वर्गों में आपने धातुओं को विभाजित किया था उनकी सक्रियता के आधार पर, और उसी क्रम में हम उनका एक्सट्रैक्शन यानी कि निष्कर्षण सीख रहे थे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली थी इस चैप्टर में, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, भौतिक गुण क्या क्या थे धातुओं के, अधातुओं के भौतिक गुण पढ़े थे। इसके अलावा रासायनिक गुण पढ़े थे धातुओं के, जहाँ पर अलग अलग आपके पदार्थों से, अलग अलग चीजों से उनकी अभिक्रिया कराई जा रही थी, और फिर हम देख रहे थे कि उत्पाद क्या बन रहा है। ओके, अकरेंस ऑफ मेटल्स हमारा चल रहा था, जहाँ पर धातुओं को धरती की सतह से ही प्राप्त किया जाता है, और ये धातुएं जो होती हैं ये आपको कुछ कुछ शुद्ध अवस्था में मिलती हैं, शुद्ध रूप में मिलती हैं, लेकिन कुछ आपको यौगिक के रूप में मिलेंगी। तो आप क्या करते हैं, फिर उन यौगिकों से उनको निष्कर्षित किया जाता है, यानी कि यौगिकों से धातु को अलग किया जाएगा, उस तत्व को अलग किया जाएगा, और उसके लिए हम अलग अलग मेथड्स आपके अपनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खनिज निकला, खनिज से आपने अयस्क को छांटा। अब अयस्क का क्या होता है, सांद्रण होता है, यानी उससे गैंग वाले पार्टिकल को अलग किया जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि वो जो धातु है उसमें वो कौन सी आपकी क्लास में आएगी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी, इन तीनों में से वो किसके अंतर्गत आएगी। ठीक है ना। सबसे पहले आपने देखा था सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो जो कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं आपकी, उनको गर्म करने से ही आप धातु की प्राप्ति आपको हो जाती है। सिनेबार HgS मरकरी का जो आपका एक अयस्क है, उसको गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद उसको और अधिक गर्म किया जाएगा तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में बदल जाती है। ठीक है, मध्य में स्थित धातुओं की का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो आपने पढ़ा था कि मध्य में जो धातुएं, मध्य की सक्रियता वाली धातुएं जो होती हैं वो आपको कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगी, और कार्बोनेट और सल्फाइड को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड को रिड्यूस कराना आसान होता है एज कम्पेयर टू कार्बोनेट एंड सल्फाइड। ओके, देन आपने कहा अगर सल्फाइड को ऑक्साइड में बदला जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको रोस्टिंग कहा जाता है। जहां पर आपने अलग अलग धातुओं के सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हुए देखा, और इनकी सबकी रिएक्शन भी आप लोगों ने देखी। ओके, नेक्स्ट था आपका कि अगर आपके पास कैल्सिनेशन यानी कार्बोनेट के रूप में आपको कोई धातु मिल रही है, कार्बोनेट का अयस्क है किसी धातु का, तो आप क्या करेंगे, उस कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की इस प्रक्रिया को कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी कार्बोनेट आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, वहां पर भी सल्फाइड आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो दोनों जगह आपको क्या मिल रहे हैं, ऑक्साइड्स मिल रहे हैं। अब ऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिडक्शन कराया जाता है। ओके, यानी अपचयन कराया जाएगा, और अपचयन के बाद आपको धातु प्राप्त हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो ये धात्विक यौगिक कार्बन या अन्य अपचायकों से अधिक बंधुता के कारण अपचयित नहीं किए जा सकते हैं, अतः विद्युत अपघटनी अपचयन प्रयोग इन धातुओं के लिए होता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ये धात्विक यौगिक जो होते हैं यानी धातु के जो अयस्क के रूप में ये मिल रहे हैं, कार्बन या अन्य अपचायकों से अधिक बंधुता के कारण, कार्बन आपने पहले वाले में क्या देखा था, कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वहां पर यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्बन हो चाहे अन्य कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो, उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग के कारण ये अपचयित नहीं किए जा सकते, इसलिए क्या किया जाता है, विद्युत अपघटनी अपचयन किया जाता है, और वहां पर फिर इसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, धातु को निष्कर्षित करते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। तो ये सारी क्या है आपकी, ये उच्च अभिक्रियाशील धातु है।
तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। ठीक है ना, क्या कहा गया, अशुद्ध धातु जो है आपकी उससे एनोड बनाई जाएगी और जो शुद्ध धातु है उसकी कैथोड बनाई जाएगी। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपका किया जाएगा। ठीक है, और विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाता है। विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिससे क्या कहा जाता है, आपका एनोड पंख कहा जाता है। तो क्या कहा गया है, ये आपकी एनोड है, ये किसकी बनी हुई है, आपकी अशुद्ध धातु की बनी हुई है। कैथोड आपका शुद्ध धातु की बन रही है। जैसे ही इसमें ये आपका लवण का, धातु के लवण का विलयन है जिसका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जा रहा है, जैसे इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो क्या होगा, एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है यहाँ, और अविलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं तथा जो अविलेय होगी वो कहाँ आ जाएगी, इस एनोड के नीचे आ जाएगी यहाँ, और इसको क्या कहा जाएगा, एनोड पंख कहा जाएगा। नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों इसमें आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है कि अशुद्ध धातु से आपकी धातु निकल रही है, एनोड से आपकी धातु निकल रही है और धीरे धीरे कहाँ, कैथोड पे जमा हो रही है, वो शुद्ध धातु का है। तो धीरे धीरे आपको क्या देखने को मिलेगा, एनोड आपकी पतली होना स्टार्ट हो जाएगी और कैथोड वाली आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। यानी कि शुद्ध धातु आपके पास ज्यादा प्राप्त होगी कैथोड पर, और बाकी जो अविलेय है वो एनोड के नीचे आपको एनोड पंख के रूप में दिखाई देगी। ओके, अब लास्ट में क्या होता है, लास्ट में रिफाइनिंग की जाती है, धातुओं का परिष्करण। यह अपचयन के पश्चात प्राप्त धातुओं के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। परिष्करण के लिए अनेक विधियां प्रयोग में ली जाती हैं, परंतु सबसे सामान्य विद्युत अपघटनी परिष्करण है। कॉपर, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आपकी मेटल का एक्सट्रैक्शन आपने देख लिया कि धातुओं को किस प्रकार से प्राप्त किया जा रहा है। अब जो धातु है आपका, धातु पे संक्षारण होता है। ठीक है, यानी धातु धीरे धीरे नमी और आपके वायु के संपर्क में आने पर क्या होने लगती है, खराब होने लगती है। उसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, क्षरण या संक्षारण कहा जाता है। ओके, नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। यह एक ऑक्सीकारक प्रक्रम है, या इसको आप क्या ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण आपकी क्या हो रही है, धातु का क्षरण हो रहा है वहां पर। समझ रहे हैं ना। उदाहरण क्या क्या है, लोहे पर जंग लगना, ये भी संक्षारण का उदाहरण है। चांदी का बदरंग होना, तांबे तथा कांसे पर हरी परत का निर्माण, ये सभी आपके क्या है, संक्षारण के उदाहरण हैं। ओके, तो संक्षारण कुछ भी नहीं है, नमी और वायु के संपर्क में आने से आपकी धातुओं की जो ऊपरी सतह होती है वो खराब होना शुरू हो जाती है, इसी को आपका संक्षारण कहा जाता है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो संक्षारण में आपने ये उदाहरण देखिए। अब संक्षारण की रोकथाम किस प्रकार की जाती है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, पेंट करके आप क्या कर देते हैं, सतह पर पेंट लगा देंगे। देखो हो क्या रहा है, जिस सतह का क्षरण हो रहा है वो सतह आपकी ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आ रही थी, जिसके कारण क्या हो रहा है, उसका संक्षारण हो रहा है। अगर आपने उस सतह को नमी और वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ही रोक दिया, तो रोका कैसे, पेंट लगा दिया आपने, तो अब वो जो सतह थी धातु की वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, ना ही ऑक्सीजन के ना ही नमी के। ठीक है, तो आपका संक्षारण नहीं हो पाएगा। सेम जब आप तेल लगाएंगे तब भी यही होगा, ग्रीस लगाएंगे तब भी यही होगा, यशद लेपन आप पढ़ते हैं, गैल्वेनाइजेशन, तब भी यही होगा। इसके अलावा क्रोमियम लेपन होता है, एनोडीकरण होता है, या मिश्र धातु बनाकर आप क्या कर सकते हैं, उनको जंग लगने से बचा सकते हैं। ओके, तो ये सारे आपके क्या हैं,
संक्षारण को रोकने के कुछ उपाय हैं, कुछ मेथड्स हैं जिससे कि आप धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। ओके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा घरों में अगर लोहे का कोई सामान ला रहे हैं उसके बाद उसमें पेंट किया जाता है, तो पेंट क्यों कर रहे हैं? ताकि वो उस पर जंग ना लगे, ठीक है ना। संक्षारण, जंग लगना ही तो है, लोहे पर जंग लगना भी संक्षारण है, तो इसीलिए उस पर पेंट लगा दिया गया है। बहुत सारी मशीनें आपने देखी होंगी जिन पर तेल लगाया जाता है, ग्रीसिंग की जाती है। इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा है, गैल्वेनीकरण, क्रोमियम का लेपन किया जाता है। आपने टैप वगैरह देखे होंगे, नल जो कि लोहे के होते हैं लेकिन उनके ऊपर एक शाइनी और दूसरे कलर की सरफेस उनकी दिखाई देती है, तो वहां पर आपकी क्रोमियम लेपन किया जाता है। तो इस तरह से आप धातु को क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं संक्षारित होने से। ओके, कुछ विधियों का निर्माण निम्न है, जैसे यशद लेपन की बात की गई है, तो लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यशद लेपन कहलाती है। इस प्रक्रिया में वस्तु को द्रवित जिंक में डुबोकर किया जाता है। यानी इससे क्या समझे? आपका मोल्टन जिंक होती है, जिंक को पिघला लिया गया है और क्या किया जाएगा? लोहे की वस्तु को उसमें डुबोया जाएगा। अब जब लोहे की वस्तु को आपने उसमें डुबोया और फिर बाहर निकाला तो उसमें जिंक की परत चढ़ जाती है, ठीक है। अब जो आपकी नमी है, ऑक्सीजन है, वो जिंक से अभिक्रिया करेगी, वो आपका आयन तक यानी लोहे तक नहीं पहुंच पाएगी। अब जिंक से अभिक्रिया करेगी तो आपने देखा था जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा, एक और परत बन गई है बाहर, तो वो इस तरह से लोहे को प्रोटेक्ट कर रही है, तो उसका संक्षारण नहीं हो पा रहा है। तो गैल्वेनाइजेशन भी एक प्रोसेस है जिससे कि आप कोरोजन होने से बचा सकते हैं, संक्षारण होने से बचा सकते हैं। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट, धातुओं को मिश्र धातु में बदलना धातु के गुणों में सुधार की विधि है जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाते हैं, जैसे पीतल, तांबा व आपके पीतल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, तो पीतल भी आपकी एक क्या होती है? मिश्र धातु होती है, जो कि तांबे और जिंक के, कॉपर और जिंक का मिश्रण है, ठीक है। यानी तांबा, कॉपर किसको कहा जाता है? तांबे को, और जिंक क्या हो गया? जस्ता, इन दोनों के मिश्रण से बनता है। ओके, तो ये भी एक विधि है जिसमें आप धातु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं और उनमें उनके गुणों में क्या कर सकते हैं? सुधार ला सकते हैं। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने उच्च सक्रियता वाली धातुओं का निष्कर्षण सीखा, साथ में हमने संक्षारण के बारे में पढ़ा और संक्षारण को रोकने के कुछ उपायों के बारे में यहाँ पर पढ़ा। ओके, कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।